जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत है? आज हमारा सेकंड, इसमें हम सबसे पहले एक टॉपिक देखेंगे समेशन नोटेशन। जैसे सिग्मा, कैपिटल सिग्मा होता है ग्रीक लेटर में, अल्फा बीटा गामा, उसमें एक कैपिटल सिग्मा, उसका साइन ये आपके सामने सिग्मा साइन इसको कहते हैं। ये समेशन के लिए डिस्क्रीट समेशन है, बेसिकली डिस्क्रीट सम के लिए हम इसको यूज करते हैं। The notation sigma is called summation notation and is symbolic representation of the series. I varies from sigma I varies from 1 to n xi. इससे मुराद ये होता है कि पहली वैल्यू आपका स्टार्टिंग इसकी लिमिट है आई वेरीज फ्रॉम 1, तो आई की जगह 1 पुट कर दें, फिर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस यानी नेक्स्ट वैल्यू इसको एक एक इंक्रीमेंट से आपने n तक ले जाना है, वैल्यू को आई की वैल्यू को n तक ले जाना है, x2 plus x3 plus on up to xn। तो इस तरह से हम एक डिस्क्रीट सम जब लिख लेते हैं तो इसको हम सिग्मा के साथ इसको शॉर्टली लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा आई वेज फ्रॉम 1 to n xi is equal to x1 plus x2 plus x3 plus on xn। इसमें अगर यहाँ एग्जांपल में देखें x वेरीज फ्रॉम 2 to 4, x minus 1, x सबसे पहले स्टार्ट वैल्यू 2 है तो आप x की जगह 2 पुट कर दें और बाकी एक्सप्रेशन ऐसा लिख लेंगे। जैसे हमारी एक आइट्रेशन एक वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, उसके बाद सम का साइन लगाएंगे और फिर इसकी वैल्यू x की 3 हो जाएगी, तो ये अप टू 4 तक आप लेकर जाएंगे, यानी x की जगह आप 3 पुट कर दें और बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो ऐसा लिखें -1, देन आप लिखेंगे प्लस, सिग्मा आपको बता रहा है कि यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, और x लास्ट वैल्यू 4, 4 - 1 और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 5 मिल गया हमें। यहाँ देखिए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5, 3i, आई को आप स्टार्ट लेंगे 1, i2, i3, i4, i5 इस तरह, और साथ आपने सिग्मा की वजह से आपने समेशन साइन की वजह से आपने प्लस साइन लगाना है। ये डिस्क्रीट सम होता है, आप इनको सिंप्लीफाई करें तो वो 45 बन गया। यूँ ही आप समझ गए। आप यहाँ सॉरी यहाँ आई लिखना था, ठीक है, आई कर लें इसको, आई वेज फ्रॉम 1 to 3, एक्स यहाँ एक्स आई की जगह आप 1 पुट कर देते हैं, आई की जगह 2 पुट कर दिया, आई की जगह 3 पुट कर दिया, तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये -3a यानी a माइनस माइनस, इसको आपने सिंप्लीफाई करने के बाद लिख लेते हैं। यहाँ भी इसको आई करें, आई वेज फ्रॉम, ये आपने आई इसको लिखना है, आई वेज फ्रॉम 1 to 4, आई की जगह आपने देखें यहाँ आई 1 कर दिया, आई 2 कर दिया हमने, आई 2, आई 3, आई 4 और बाद में इस एक्सप्रेशन को अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर हम कांस्टेंट को समझें, अगर सिग्मा के साथ जैसे कोई भी आपके पास वेरिएबल एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 5 और ये एक्सप्रेशन है जस्ट कांस्टेंट की सूरत में, तो आपने ये करना है कि यहाँ x की वैल्यू नहीं है तो आपने x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करनी है, x नहीं है मौजूद यहाँ, तो ये एज सच एक्सप्रेशन आ जाएगा 5, फिर +5 +5, तो ये अप टू 5 तक जाएंगे। ये अगर मैं इसको बेटा इसको मैं 3 कर दूँ ना, तो फिर ये एक्सप्रेशन ठीक है, x वेरीज फ्रॉम 1 to 3, तो ये 1 2 3, तो फिर उसका आंसर 15, ये ठीक है। ठीक है, साथ साथ ठीक कर लीजिएगा। पहला रूल ये बना, अगर कांस्टेंट के साथ समेशन साइन आ जाए तो फिर आपने जब समेशन लगाना है तो वो एन ए के बराबर होगा, यानी जितनी 1 से लेकर आई आपका, आई की वैल्यू देखें, आई की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है, यानी आई आप 1 ले रहे हैं, फिर आई आपने 2 लिया है, ठीक है, आई फिर आप इसको 3 कर लेते हैं, आई आप 3 कर लेते हैं, फिर ऐसे चलते चलते ये और करें कि आप आई की वैल्यू एन एन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एन वैल्यूज हैं टोटल, तो ए जब आप एन टाइम प्लस करते हैं तो वो एन ए के इक्वल आ जाता है। सो एक आपका एक रूल बन गया समेशन का कि अगर कांस्टेंट के साथ समेशन अप्लाई कर दी जाए तो फिर आपने काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज हैं, तो एन वैल्यूज हैं उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एन एक इक्वल है। इसको जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा, आई वेज फ्रॉम 3 to 8,
अगर मैं 3 to 8 लिखूं, 3 देखें, 3 के बाद 4 4 5, ठीक है, 5 और फिर मैं एक अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं ताकि हमें कैलकुलेट काउंट करना आ जाए हमें सही। ये 7 और ये मैंने लिखा 8, ठीक है, 8। तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई? 6 हैं, 6 हैं वैल्यूज। देखिए 1 2 3 अप टू ये देखिए 6 वैल्यूज हैं। तो 6 वैल्यूज इस तरह से कैलकुलेट होगी। अगर मैं देखें 8 माइनस 3 करता हूँ ना, इसको और कीजिएगा, 8 माइनस अगर मैं 3 करता हूँ तो वो तो 6 नहीं आता ना, वो कितना आता है? 5। बस एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये तो 5 आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने नंबर ऑफ वैल्यू 6 लेनी है तो एक नंबर आपको इस तरह से बढ़ाना पड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ मैंने 8 + 1 में से लोअर लिमिट माइनस कर दी है। आप याद रखिएगा आइंदा कि जो स्टार्टिंग लिमिट होगी और जो एंड लिमिट है, एंड लिमिट में 1 का इजाफा करके आपने लोअर लिमिट को माइनस कर लेना है, स्टार्टिंग लिमिट को माइनस कर लेना है, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। 8 + 1 9, 9 - 3 6, तो ये आपका बन गया 6 टाइम्स 3a। ये सारा कांस्टेंट था, ठीक है ना, 3a इज कांस्टेंट। तो आई अगर यहाँ होता तो वो वेरिएबल होता, तो 3i के अलावा जो कुछ भी आएगा समेशन में वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो 6 × 3 18, 18a इसका आंसर आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह समझ लें कि जब आपकी इस तरह से कहीं लिमिट स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, किसी और नंबर से स्टार्ट हो रही है, और जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में 1 ऐड करके माइनस कर दें लोअर लिमिट, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। इस पे भी देखें n-1 करूंगा तो वो तो n-1 आ जाती है। आप फिर वही रूल लगाएं, n+1 यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें, तो वो देखिए अब बन गया आपके पास n, यानी n+1 - 1 इज अगेन n। तो ये रूल बन गया कि आपने काउंट किस तरह करना है। डिस्क्रीट वैल्यूज को इस तरह से काउंट किया जाता है। जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस को वो आप अपर लिमिट, जैसे कंटिन्यूस में अगर मैं एक इंटरवल बनाऊं, ये यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, 2 से अगर मैं सपोज यहाँ मैं कहता हूँ 4 है, तो ये नंबर ऑफ जो यहाँ यूनिट्स होंगे वो 2 होंगे। यहाँ और करें, ये 2 का डिस्टेंस है, कंटिन्यूस के अंदर ये होता है, ये 2 है। 2 देखिए कैसे, यहाँ 3, यहाँ सॉरी, यहाँ हमारे पास सेंटर में 3 आना था, ठीक है, और ये कितने यूनिट बन गए? 1 1 और ये 1 2। कंटिन्यूस की काउंटिंग में आप इस तरह से लेते हैं, अपर लिमिट में से आप माइनस कर देते हैं लोअर वैल्यू। जैसे आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि अगर लेट से यहाँ मैं कहता हूँ नंबर है ए से स्टार्ट हो रहा है और बी तक हम उसको कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो इसका जो लाइन सेगमेंट है वो आप समझते हो, वो लाइन सेगमेंट कितना आ जाता है? b - a, समझते ना आप? तो ये आपका b - a बन जाता है। तो मेरा बेटा आपने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को समझना है। डिस्क्रीट के अंदर ऐसा होता है कि पहली ये जो हम कंटिन्यूस के अंदर 1 कहते हैं ना, तो स्टार्ट से लेकर अगले पॉइंट तक के नंबर को यहाँ जाकर हम उसको 1 काउंट कर लेते हैं। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर आप स्टार्ट में ही 1 कहते हो, कहते 1, फिर ये सेकंड वैल्यू 2, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए आपने इस तरह से करना है कि अपर में आपने एक ऐड करके माइनस कर देना है लोअर, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन सही आएगी, ठीक है। काउंट कर लेते हैं आप, और ये रूल बन गया कि आपने कांस्टेंट जितने भी वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3x - 5 करता हूँ, 3x को आप सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, और सिग्मा आई वेज फ्रॉम 1 to 3 5, ये क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 5। सो यहाँ आप इसकी वैल्यूज पुट करें, 3 टाइम्स 1 यानी आई की वैल्यू x की जगह 1, फिर 2 3, ये आपका 3 सिग्मा x बन गया,
और माइनस ये 15, सो आंसर इज -6। रूल नंबर 3 ये है कि अगर आप सिग्मा जस्ट लाइक जैसे लिमिट होती है, लिमिट आप ये सिग्मा भी आपने हर एक्सप्रेशन के साथ आपने अप्लाई कर देना है। तो अगर यहाँ सिग्मा एक्स आई प्लस माइनस प्लस हो तो प्लस लगा देना है, माइनस हो तो आपने माइनस अप्लाई कर देना है। तो ये एक जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे इस तरह से सिग्मा हर एक के साथ इस तरह से अप्लाई हो जाता है। एग्जांपल देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, तो आप करेंगे सिग्मा आई वेज फ्रॉम 1 to 4 एक्स स्क्वायर, पहला एक्सप्रेशन था, और फिर प्लस ये वाला प्लस साइन, अगर माइनस होता हम माइनस लिखते, तो यहाँ हमने प्लस साइन लिखा क्योंकि प्लस है, प्लस सिग्मा 5। सिग्मा 5 का रूल हमें समझ है कि यहाँ 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, आई वेज फ्रॉम 1 to 4, तो 4 टाइम्स 5 ये बन गया 20, इस तरह से ये 20 बन गया। और एक्स स्क्वायर आपने एक्स स्क्वायर आई की वैल्यू लिखी 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 2, नेक्स्ट आपने प्लस लगाकर 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड लास्ट लिमिट है 4, 4 स्क्वायर इज 16। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसका समेशन यूं बन गया। और ए अपने कांस्टेंट है, इसको आपने ऐसे कॉमन ले लेना है, बाहर लिख लेना है, और आई 1 to 4 इसको आप सम करें, ठीक है, तो वो आपका बन गया 10 ए। और इन दोनों जो कांस्टेंट हैं ये 30 बन रहा है, और ये आपका 20 है, 30 प्लस 20 इज 50। सो यूं एक इसका एक्सप्रेशन आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आई है, देखिए आई और कीजिएगा, अब हमारे पास वेरिएबल आई है, और एक्स स्क्वायर जो है एज अ कांस्टेंट आएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये आई नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है यहाँ, तो 4 एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आई क्योंकि एक वेरिएबल था तो उसको आपने इसी तरह से आई 1 to up to 4 अपने ऑब्जर्वेशन आई की वैल्यू अपने यहाँ पुट कर दी है, और ये इसका आंसर 30। तो याद रखें कि आई के अलावा कोई भी फॉर्म आ जाए, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर कुछ भी हो, तो वो एज अ कांस्टेंट लिया जाता है। जी अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी एक न्यूमेरिकल डाटा है तो उसकी हम 3 प्रॉपर्टीज आमतौर पर ले रहे होते हैं। एक सेंट्रल टेंडेंसी, ये देखना होता है कि उस डाटा में क्या टेंडेंसी है, एवरेज क्या है, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं एवरेज। इसको एवरेज भी कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज, ठीक है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, एवरेज, इसको हम एवरेज का नाम भी देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, ठीक है। ये एक बाकायदा एक चैप्टर बन जाता है पूरा, एक सेंट्रल टेंडेंसी, इसको ये देखें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा टॉपिक है ये, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब रुझान को कहा जाता है, क्या रुझान पाया जा रहा है इसकी। दूसरा नंबर ये है डाटा की प्रॉपर्टी में, दूसरी प्रॉपर्टी होती है वेरिएशन। फिर ये देखना होता है कि इस डाटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं उसमें आपस में कितनी वेरिएशन पाई जा रही है। फिर ये देखा जाता है कि इसकी शेप कैसी बन रही है, नॉर्मल है नहीं है, किस तरह की शेप बन रही है। तो मोस्ट सेट ऑफ डाटा सेंट्रल टेंडेंसी को देखते हैं। मोस्ट सेट ऑफ डाटा शो अ distinct tendency to group or cluster about a certain point. Thus, for any particular set of data, it usually become possible to select some typical values or average to describe the entire data. सेंट्रल टेंडेंसी पूरे डाटा की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। ये हमने पूरे डाटा, जैसे आपकी सीजीपीए देखें, पहले सेमेस्टर से शुरू होकर 8वें सेमेस्टर तक जा रही होती है, और ये साथ साथ इसकी एवरेज ले ली जा रही होती है, तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव एवरेज पॉइंट कहा जाता है, सीजीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो वो
एवरेज करके फिर एंड पर आपको बता दिया जाता है कि आपकी CGPA कितनी है। 3.5 अगर है तो इसका मतलब तमाम का उन्होंने एक एवरेज ली हुई है। तो पूरे जितने भी आपके रिजल्ट्स हैं, आपके जितने भी CGPA बन रही है, GPA बन रही है सेमेस्टर वाइज, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू दे दी जाती है, तो वो एवरेज कहलाती है। Such a descriptive typical value is measures of center tendency or location. There are 5 measures of center tendency. 5 हैं total. नंबर वन है arithmetic mean, और नंबर 2 geometric mean कहते हैं इसे, और नंबर थ्री है harmonic mean, and नंबर 4 is median, और नंबर 5 में आ जाता है मोड। ये बेसिकली डाटा नेचर पे होता है, जैसे आपने FSC में पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, और उसका फिर अरिथमेटिक मीन लिया था। इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी कि डाटा समटाइम प्लस माइनस के साथ आ रहा होता है। जब डाटा बेटा प्लस माइनस के साथ आ रहा हो, तो चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, तो वो अरिथमेटिक होता है। जब ज्योमेट्रिक के अंदर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है इसमें ज्योमेट्रिक में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक मल्टीप्लिकेटिव डाटा पे अप्लाई होती है। हार्मोनिक मीन हम अप्लाई तब करते हैं जब दो वेरिएबल्स की कोई रेशियो आ रही होती है। देखें, कोई से दो वेरिएबल्स हों और उनकी रेशियो से अगर डाटा जनरेट हो रहा है, लाइक देखें, मैं यहाँ कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है ना फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो था क्या था, इसको क्या कहते थे, वेलोसिटी। सो इस तरह से डाटा अगर हमारे सामने आ जाए, तो वेलोसिटी हो, अगर वेलोसिटी में मोशन, अगर कोई मशीन की मोशन है, गाड़ी की मोशन है, सॉरी मुझे टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कर्सर के साथ, तो बहरहाल आपको समझाने की खातिर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मोशन इस तरह से हो, या डाटा इस तरह से हो, स्पीड का डाटा होता है, गाड़ी की स्पीड दे दी जा रही है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमने, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, या हमें स्पीड फाइंड करनी है। उस सूरत में हार्मोनिक मीन इस्तेमाल किया जाएगा, हार्मोनिक मीन यूज किया जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये होता है कि इस तरह से अगर डाटा मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि जब उसका इंटरेस्ट रेट फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है। तो वो ऐसे के साथ, बस हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट है 10%, जितनी अमाउंट होगी उस पर 10% पहले साल अप्लाई कर दीजिएगा, 10%, और फिर उसके बाद टोटल 10% जब ले लिया जाता है उसमें ऐड करके वो अमाउंट बन जाती है, और फिर उस पर 10% अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव डाटा होता है। इसमें एक ट्री सी बन जाती है, ये बड़ी तेजी से ग्रो करता है डाटा, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला डाटा होता है। मीडियन में ऐसे समझ लें कि मीडियन, अगर हम वैल्यूज को तरतीब लगा लें, वैल्यूज की अगर हम अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट, उस सेंटर पॉइंट को मीडियन बोला जाता है। और मीडियन का सिंबल, मैं अभी यहाँ आपको आगे भी आएगा मीडियन का सिंबल बताऊं, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, एक्स टिल्ड साइन, टिल्डी साइन। और जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन में हम इसको नोटेशन इस तरह से देते हैं, एक्स बार, ऐसे पढ़ते हैं एक्स बार। ज्योमेट्रिक मीन में हम इसका जी और एम ले लेते हैं, जी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक में एच एम ले लेते हैं, मोड में हम मोड ही लिख लेते हैं। मोड एक फैक्शन वैल्यू को कहते हैं, मोड एक मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहा जाता है कि जो ज़्यादा दफ़ा जिसका रुझान ज़्यादा हो, तो उसको हम मोड वैल्यू या एक फैशन वैल्यू
भी नाम देते हैं इसे। जी, आगे हम स्टार्ट ले रहे हैं इसकी डेफिनेशन पर कि अरिथमेटिक मीन बेसिकली आपको मैं बताऊं कि ये जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका सम ले लिया जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एन अगर हैं तो एन ऑब्जर्वेशंस का सम कर लें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उसको आप सीरीज में लिखें, सिग्मा फॉर्म में लिखें तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n। और अगर अगर इसको आप शॉर्टली लिखना चाहें, ये हमारे पास वेरिएबल की ith ऑब्जर्वेशन होती है और यहाँ हम उसका वेरिएबल का जो नोटेशन है वेरिएबल की x उसको भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, और ये इंडिविजुअल आइटम डाटा केस में ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आपने सिंपली वैल्यूज को ऐड किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दी, तो इस तरह से हमारे पास अरिथमेटिक मीन बन जाता है। इसको एक्स बार पढ़ते हैं, एक्स बार। अब इसे रीड आउट करें, रीड करें इसे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में डाटा है, देखिए मैंने अभी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि एक डाटा हमारा इंडिविजुअल आइटम डाटा है, एक डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी फॉर्म में डाटा होता है। तो एक कॉलम आपका इस तरह से एक्स का दिया होता है और एक एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यूं आप करें कि जब अपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम ऐसे करते हैं कि एक कॉलम बना लेना है। और एक कॉलम कैसे बनेगा कि इसको, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी एफ एक्स। तो एफ एक्स लेकर आप उसको सम कर लें तो ये ओवरऑल सम आ जाता है आपका, यानी सिग्मा एफ एक्स। ये आप सिग्मा एफ एक्स आपने इस तरह से कॉलम बनाना है आपने और इसको सम कर लेना है। ये आपका ओवरऑल सम है। इसे फर्ज करें मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और यहाँ मैं इसको 3 लिख देता हूँ, और देखें इसकी टोटल, इसका मतलब ये होता है कि 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा हो तो इनको आप सम करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए? तो देखिए 2 को आपने 3 टाइम्स जब आपने सम किया तो वो उसका आंसर बन गया 6। इसका आंसर बना 6। इसका मतलब है कि हमने ये मल्टीप्लाई करके देखें, ये देखिए 6 आ जाता है। तो ये जो कॉलम बन रहा है ये आपको जो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है कि ये नंबर ऑफ, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को, वो हमें ये समझ है कि ये वंस नहीं है, एक दफ़ा नहीं है ये, बल्कि इसकी रेपिटेशन 3 है, 3 टाइम्स अकर कर रहा है 2, तो इसलिए 3 2 ज़ा 6, ये सम 6 आता है। इस वजह से पहला जो एक वैल्यू होती है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह अगर सेकंड वैल्यू फर्ज कर लें यहाँ 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसका सम क्या आना चाहिए? 8, ठीक है ना। तो इसका सम 8 आ जाएगा। तो जब इस तरह से हम हर वैल्यू का जब सम निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर हम ओवरऑल इसका सम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल सम सिग्मा एफ एक्स बन जाता है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? इन इन इस कॉलम का सम है, यानी सिग्मा एफ का सम। अगर हमारे पास ये दो ही वैल्यूज हों तो इसका सम हमारे पास 5 आ जाता है। इसका मतलब है 5 ऑब्जर्वेशंस है ओवरऑल। तो ये वजह है कि हम यहाँ नीचे सिग्मा एफ लिख लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम ले लेते हैं, उसको लिखते हैं सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ लिखते हैं। और जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसका सम जो है वो सिग्मा एफ एक्स की फॉर्म में आ जाता है। और शॉर्टली हम इस तरह लिख लेते हैं। अगर आप साथ इसकी लिमिट्स के साथ लिखें सिग्मा को आई वेज फ्रॉम 1 to n, वो भी ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्टली लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं अरिथमेटिक मीन पर। दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो डायरेक्ट मेथड का था। इंडिविजुअल आइटम डाटा हर वैल्यूज़ को हम सम कर लेंगे, यानी ये अगर इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखूं एक्स बार का तो सिग्मा एक्स बाई एन है, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम डाटा में एक्स बार का ये फार्मूला है। और अगर हम
फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आ जाए तो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हमारे पास इन दोनों के लिए ये फार्मूला है एक्स बार। अगर मैं यहाँ लिखवाना चाहूँ तो एक्स बार इज इक्वल टू, याद होगा आपको क्या था ये, सिग्मा, शाबाश, सिग्मा एफ एक्स, इस तरह से सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये हमारा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में फार्मूला, और वो फार्मूला हमारे पास इंडिविजुअल एटम डाटा में। अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ग्रुप डाटा में भी बेटा याद रखें कि हमने ग्रुप डाटा अगर इस तरह से दिया जाए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो डिसकॉन्टिन्यूस हो, तो आपने पहले इसकी मिड वैल्यू ले लेनी है। मिड वैल्यू यानी इसका एक्स बना लेना है। एक्स इस तरह से बनेगा कि इसका इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है, ठीक है। मतलब 0 और 10 का सेंटर 5 बन जाता है, दोनों को प्लस करके 2 पे ऐड कर दें, इसका सेंटर 15 बन जाता है, ठीक है। इसका सेंटर 15 बन जाएगा। अब हम ये यहाँ सपोज करेंगे कि ये जो 5 वैल्यूज हैं, हमें देखें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये 5 वैल्यूज इस ग्रुप में कौन कौन सी हैं। तो इसको हमें देखने के लिए ये करना होगा कि हमें यहाँ सपोज करना होगा कि यहाँ से एक मिड वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज ये किया जा रहा है यहाँ के ये जो 5 यानी 5 टाइम जो वैल्यूज आई हैं, हम एक एवरेज वैल्यू लेकर हम कहेंगे कि ये एवरेज वैल्यू इतने टाइम रिपीट हो रही है, यानी 15 जो है वो 12 टाइम रिपीट हो रही है। इससे फर्दर हम जब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है हमें, तो फिर वही जो पीछे हमने फार्मूला लिखा कि इसका आप ले लें कॉलम बनाएं एफ एक्स का और ओवरऑल इसका सम कर लें, इस कॉलम का सम करें सिग्मा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये मैं रफली आपको बता रहा हूँ, आगे अगली स्लाइड्स में इसकी कैलकुलेशन दी हुई है। और ये दूसरा आपने ये काम करना है कि इस कॉलम का आपने सम कर लेना है सिग्मा एफ, ठीक है। जब ये चीज़ फाइंड हो जाए तो फिर आपने एक फॉर्मूला लिखना है ऐसे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा एफ एक्स, या आप ऐसे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। जो जो वैल्यूज होंगी हम उसको यहाँ से देखकर उसकी इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और सेम हियर ग्रुप डाटा चाहे कंटिन्यूस हो चाहे वो डिसकंटिन्यूस हो, तो आपने यही अमल करना है। फिर यहाँ आपने एक एक्स बना लेना है, अगर ग्रुप डाटा है आपने एक्स जनरेट कर लेना है। एक्स से मुराद यहाँ मिड वैल्यूज है, और इसकी मिड वैल्यू देखें 20 प्लस 40 60 होता है, उसका सेंटर लिया तो 30 बन गया, इस तरह से 30। इनका भी आप सेंटर ले लेंगे, ठीक है, दोनों को वैल्यू 0.5 में आ जाएगा, तो आपने इसको यानी 55.5 शायद आ रहा है, तो वो आपका x बन जाएगा। और फिर वही काम करें आप कि एक कॉलम बनाएं एफ एक्स का कॉलम ले लें और फिर मल्टीप्लाई करते हुए आप इसको सम कर लें। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे आप। पहले हम डायरेक्ट मेथड में जो इंडिविजुअल आइटम डाटा है, सिंपली आपने इनको ऐड कर लेना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन, अगर डाटा वाई फॉर्म में दिया तो वाई फॉर्म में इसका मीन लिख लें, उसकी नोटेशन अब वाई बार बन जाएगी, सिग्मा वाई बन गया डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट। यही बात बताई मैंने कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है, एफ एक्स फॉर्म में डाटा है, राइट, तो इसका आप दोनों की प्रोडक्ट ले लें, ये बन गया आपका एफ एक्स, यानी 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 5 4 ज़ा 20, इस तरह से तमाम वैल्यूज़ को x की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, जो जो आंसर आता जाता है उसके बाद ओवरऑल इसका सम कर लें, ये बन गया सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ को भी कैलकुलेट कर लें, यहाँ ओवरऑल एफ कॉलम का सम निकालें, ये फार्मूला है आपके सामने सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, तो इसमें वैल्यूज पुट करके ये आंसर आ जाता है आपके सामने, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपके पास फोर्थ पार्ट है, एक्स का कॉलम दिया था, एफ का दिया था, अब आप एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का। तो ओवरऑल सम आ गया इसका सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये आपका अरिथमेटिक में। ग्रुप डाटा में यहाँ तक डाटा दिया जाता है, आपने पहले यहाँ से एक्स फाइंड कर लेना है। एक्स मैंने बताया है मिड वैल्यू को कहते हैं, इन दोनों का सेंटर वैल्यू है, जैसे ये 5 आ गई, अगर 40 और 50 का सेंटर लिया जाए तो 45 है। और फिर अगला कॉलम आप बनाएंगे एफ एक्स का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 25। इस तरह हर वैल्यू को जब आप एक्स की उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एफ एक्स आ जाता है। ओवरऑल सम करें, फॉर्मूला लिखें और यूँ आंसर आ जाता है। यही मैंने बताया था, चाहे वो डाटा डिसकंटिन्यूस क्यों ना हो तब भी आपने एक्स उसी तरह फाइंड कर लेना है। ये सेंटर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सेंटर वैल्यू यहाँ हमारे पास 50.5 आ गई, यहाँ अगर दोनों को ऐड करके लिखें तो 99 आ रही है, क्योंकि 0.5 में आ रहा है डाटा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पर तकसीम कर लें, और उसके बाद आपने जब एक्स ले लेना है तो फिर आपने एफ एक्स का कॉलम बना लेना है। एफ एक्स में आपने फिर यहाँ ओवरऑल सम ले लिया, और ये आप एफ का सम लें, फॉर्मूला आपके पास सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये था डायरेक्ट मेथड। अब है शॉर्टकट मेथड, या यहाँ शॉर्टकट, ठीक है, या मैं लिख दूँ, यहाँ मिसिंग है, यहाँ शॉर्टकट मेथड कहते हैं इसको, शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में ये होता है कि आपने कोई भी वैल्यू देखें, ये मेरे पास डाटा अगर हुआ ना 5 से लेकर यहाँ 17 तक है, तो ए एक प्रोविजनल मीन को कहा जाता है। ए कोई भी एक वैल्यू ले लें, ए से मुराद प्रोविजनल मीन है, ए प्रोविजनल मीन कहते हैं, या इसका नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कोई सा भी नंबर आपने इसमें से माइनस कर लेना, बेसिकली डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है। इसमें जैसे उन्होंने 10 ले लिया, 10 जब आप माइनस करते हैं हर वैल्यू में से, तो ये आप इस शॉर्ट फॉर्म में आती जाएगी वैल्यूज। यानी 8 माइनस 10 करें -2, ये डेविएशन, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन अबाउट ए, यानी जो वैल्यू ए की दी गई है वो डाटा हमारा डेविएट हो रहा है इतना अबाउट ए, अब ए के राउंड जो है वो हम उसको डेविएट कर रहे हैं। तो डी याद रखिएगा, डेविएशन इससे मुराद है। 12 में से जब आपने 10 माइनस किया तो 2 आ जाता है, 17 में से जब आप 10 माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट का कि ए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जी आप ले लें, आप 7 ले लें, ठीक है, लेकिन जब अब जो डिक्लेयर करेंगे वही आगे फर्दर यूज़ करना है। जैसे इन्होंने 10 लिया तो 10 यूज़ कर रहे हैं फार्मूले में, अगर हम 7 लेते तो हम यहाँ 7 यूज़ करते उसकी वैल्यू। ए की आर्बिट्रेरी, यानी कोई खुद से आपने एक नंबर ऐसा सोचना है कि हमारे पास डाटा वैल्यूज जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, कोई 8 ले लेता है, कोई 10 ले लेता है, ठीक है, तो वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो जब आप ओवरऑल आंसर निकालोगे ना जब, तो वो इतना ही आएगा, ये 10.333 ही मिलेगा आपको, चाहे आप ए कुछ भी ले लें, इसलिए इसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बल्कि ये आप खुद कीजिएगा भी कि इस 10 की बजाय आप यहाँ 7 रखें, फिर इसका ओवरऑल सम यहाँ कुछ और आएगा ना, तो वो यहाँ अप्लाई करेंगे आप। फिर ए अगर आपका 7 है तो 7 के हिसाब से आपने ए 7 ही लेना है यहाँ फार्मूले में। तो फार्मूला आप देख लीजिएगा अभी के, शॉर्टकट फार्मूला आपके पास एक्स बार ए जो आपका प्रोविजनल मीन है प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन, ये इंडिविजुअल आइटम डाटा की फॉर्म में ये फार्मूला आ जाता है। और ये इसी एक और एग्जांपल इंडिविजुअल आइटम डाटा की, इसमें उन्होंने A2 ले लिया है, ठीक है, ए की वैल्यू 2 ली है तो 2 माइनस कर दिया है हर ऑब्जर्वेशन में से,
सो इस तरह से ये सिग्मा डी, सिग्मा इसको डी बोल देंगे, सिग्मा डी। और सिग्मा डी जो कैलकुलेट होकर आया है वो मिला है इनको ये 1.2। आप जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1.2 है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, और a क्योंकि 2 लिया हुआ है तो ये यहाँ भी 2 यूज कर रहा है। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड में, या इसको डी मेथड भी कहते हैं, ये शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, या शॉर्टकट, या इसका दूसरा नाम है डी मेथड, डी फॉर डेविएशन मेथड, ठीक है, डी मेथड भी कहा जाता है इसको। और यही मेथड अगर हम जब हमने अप्लाई करना है डी मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें भी आपने एक्स में से डाटा देखकर अपने कोई एक ऐसी वैल्यू अपने गेस करनी है या खुद से डिसाइड करनी है कि ए यहाँ जैसे 12 ले लिया है ना, ए की वैल्यू 12 ले ली है, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि डाटा के अंदर वो वैल्यू मौजूद हो। अगर वो 10 की 12 की जगह वो 10 ले ले, यस वो ले सकता है। यानी कुछ भी वैल्यू जब आर्बिट्रेरी कह दिया गया है तो क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट का, जी कोई भी वैल्यू, जी कोई भी वैल्यू, इवन इस रेंज से हटकर भी आप लेंगे तो वो आंसर आपको देगा, लेकिन वो कैलकुलेशन वो शॉर्ट नहीं होंगी, वो लेंथी हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने फिर इस प्रोविजनल मीन ले लेते हैं, सेंटर सी वैल्यू ले लेते हैं। तो ये देखें डी बन गया आपका, पहले सबसे पहले डी बनाएं, एक्स माइनस ए यानी 4 माइनस 12, 6 माइनस 12 यानी हर वैल्यू में से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माइनस करते जाएंगे, और ये डी बनाया अभी, यहाँ सम नहीं करना अभी हमें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये 4 जो है वो 5 टाइम है, ये याद रखिएगा। इसी तरह जो डी निकल रहा है, डेविएशन है, वो भी 5 टाइम्स होगी, तो इसलिए पहले आप एफ डी बनाएंगे कॉलम। फ्रीक्वेंसी में ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने जब डायरेक्ट मेथड करना है तब भी एफ एक्स लेना है, जब आप डी मेथड ले रहे होंगे तो फिर आपने एफ डी लेना है, ना कि आप उसको यही सम कर दें। तो ये एफ डी सम आ गया। अब फॉर्मूला आपके पास ये आ गया है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू जैसे 12 है, सिग्मा एफ डी आपने लिया वो मिला आपको 25, और सिग्मा एफ यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ हमने कैलकुलेट किया तो 63, तो यहाँ 63 अप्लाई कर दें। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, पहले इसको डिवाइड करें, बाद में आप इसको सम करें, तो मिला आपको 12.39683, यूँ आंसर आ गया, राइट। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन उसी तरह से, डी इसमें हम 3 ले लिया है, ए इस केस में इन्होंने 3 लिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 3, तो 3 से डेविएशन ली गई, ये देखें ये 3 से डेविएशन ली गई है, और आप कैलकुलेट करो सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, सो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ग्रुप डाटा में भी बिल्कुल उसी तरह से आप पहले जैसे एक्स निकालते हैं, आप एक्स निकालें, एक्स फाइंड करें, फिर आपने डी मेथड अप्लाई करना है, तो डी आप कोई ना कोई इस एक्स को देखते हुए आप डिसाइड कर लें। ए आपने जैसे यहाँ 40 ले लिया है, आप 50 कर लें, 60 कर लें, कोई भी वैल्यू ले लें, और फिर जो भी वैल्यू सेट करें तो उसमें से आप हर एक्स की वैल्यू में से उसी को आपने माइनस कर लेना है, ये डी बन जाएगा कॉलम। याद रखें यहाँ से नहीं आपको करना, बल्कि आपने एफ डी पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफ डी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ डी जब आता है तो ये फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यूँ हमारे पास डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूलाज देखें, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, तो यहाँ तक हम रख लेते हैं सेकंड लेक्चर, तो इंशाल्लाह इससे फर्दर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ये चले एक और स्लाइड है, इसके अंदर एक स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं इसे, स्टेप या यू मेथड, या इसका हम एक नाम देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन।
ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड इसका नाम है, डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है यू मेथड। बहुत आसान। इसका तरीका ये होता है, यू आप इस तरह फाइंड कर लेंगे, जैसे आपने डी तो आपने समझ लिया है ना, डी मेथड। यहाँ सिंपली ये होता है कि डी को आपने यू बनाने के लिए डी को डिवाइड कर देना है इसके क्लास इंटरवल से, और क्लास इंटरवल तमाम ग्रुप का एक जैसा होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल 10 का है ओवरऑल, देखिए 10 का आ रहा है। पहले सबसे पहले डी बना लिया, ये आपका डी बन गया, ठीक है, ये डी बन गया। ए में से आपने एक्स में से ए माइनस कर लिया, ठीक है, डी बन गया। अब आप एफ डी ले लेते हैं, एफ डी, और यू लेने के लिए ये डी को डिवाइड कर दिया है, ये डी है एक्स माइनस 40, ठीक है, ये डी है, और डी को एच से डिवाइड कर दिया। एच इस केस में 10 आ रहा है, ये देखो 10, ये क्या है एच, हर ग्रुप का आप देखो ना इंटरवल 10 है, ये इससे मुराद एच है। एच किसी भी ग्रुप का आप इंटरवल ले लो, वो 10 आ रहा है, तो यहाँ हम इसलिए 10 ले रहे हैं। और ये यू मेथड तभी लगता है जब आपका तमाम ग्रुप्स का इंटरवल एक जैसा हो। अगर एक जैसा नहीं है तो फिर यू मेथड नहीं अप्लाई करते। तो इस तरह से यू निकाल लेना है। फिर जैसे एफ डी निकालते थे, ये तो पिछली कैलकुलेशन के लिए एफ डी यहाँ निकाला गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है यू मेथड में। आपने ये कॉलम लेना है एफ यू, इसको सम कर लिया आपने, सिग्मा एफ यू बन गया। और फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज है, ए प्लस सिग्मा, जैसे एफ डी था यहाँ एफ यू है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, मल्टीप्लाइड बाई एच, जो यहाँ डिवाइड किया है एच, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ हमने वो वैल्यूज अप्लाई करके इसका आंसर ले लिया। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, डी मेथड से करें, या यू मेथड से करें, आंसर आपको यही मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये था यू मेथड।